गाजा में जारी सीज़फायर के आखिरी दिनों में जब अक्टूबर 2025 में हमास ने आखिरी 20 जिंदा बंदियों को रिहा किया तो पूरे इजराइल में एक सवाल गूंज उठा, इनमें कोई महिला क्यों नहीं थी? इसका जवाब दर्दनाक और जटिल है। इसमें रणनीति भी है, त्रासदी भी है और प्रोपेगेंडा भी। कई महिलाओं को हमास पहले ही रिहा कर चुका था, सोच समझकर, ताकि उनसे ज्यादा मानवीय और राजनीतिक फायदे निकाल सके। बाकी महिलाएं दुखद रूप से युद्ध और कैद की यातना में जिंदा ही नहीं बची। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात गाजा पीस प्लान के पीछे छिपे अंधेरे की, जो चीख कर अपनी बात तो कह रहा है लेकिन किसी के कानों तक पहुंचा नहीं पा रहा। अक्टूबर 2023 में संकट की शुरुआत से ही हमास को ये समझ आ गया था कि महिलाओं और बच्चों की कैद की तस्वीरें पूरी दुनिया में गहरा असर डालेंगी। सबसे पहले जिन लोगों को अगवा किया गया उनमें 25 साल की नोआ अर्गमानी जैसी आम नागरिक थी, जिनका अपहरण वीडियो वायरल होने के बाद वो आशा और साहस का प्रतीक बन गई। हमास ने महिलाओं और बच्चों को जानबूझकर इजिप्ट और कतर की मध्यस्थता में चल रही बातचीत के दौरान चरणबद्ध तरीके से छोड़ा। हर रिहाई ने वैश्विक मीडिया का ध्यान खींचा, इजराइल पर सैन्य अभियान रोकने का दबाव बनाया और हमास को ह्यूमन जेस्चर्स के नाम पर राजनीतिक राहत मिलती रही। नवंबर 2023 से जनवरी 2025 के बीच ज्यादातर महिला बंदियों को इन्हीं समझौतों के तहत छोड़ा गया। कुछ जैसे नोआ अर्गमानी को इजरायली फोर्सेस ने छुड़ाया, बाकियों को इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जरिए प्रिजनर स्वैप के तहत सौंपा गया। हमास के लिए ये चरणबद्ध रिहाइयां कई मायनों में फायदेमंद रही। इससे उसने दुनिया के सामने मानवीय व्यवहार का दिखावा किया, गाजा के अंदरूनी राजनीतिक गुटों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और हर बातचीत के दौर में इजराइल के अंदर पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करता रहा। लेकिन हर महिला घर नहीं लौटी। इजरायली अधिकारियों ने फोरेंसिक जांच और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए पुष्टि की कि कई महिला बंदी या तो कैद के दौरान मारी गईं या फिर उन इलाकों में बमबारी में जान गंवा बैठी जहां उन्हें रखा गया था। एक महिला बंदी इनबार हेमन मार्च 2025 में शवों की अदला बदली के दौरान मृत पाई गई। कुछ अन्य महिलाओं की पहचान परिवार की इच्छा पर सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बमबारी में मारी गईं और कुछ को तब मार दिया गया जब लड़ाई के बदलते हालात में उन्हें खतरा या बोझ समझा गया। रिहा हुई बंदियों की गवाही ने गाजा के भूमिगत कैदखानों की डरावनी तस्वीर पेश की। बिना खिड़की वाले कमरे, मानसिक प्रताड़ना, भूख, कुपोषण और कई मामलों में यौन उत्पीड़न। इन बयानों की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी की। इससे साबित हुआ कि कई महिलाओं के लिए ये सिर्फ कैद नहीं बल्कि लंबी चलने वाली मानसिक और शारीरिक यातना थी, जिसके गहरे निशान आज भी बाकी हैं। 2025 के मध्य तक इजरायली और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने उन बंदियों की सूची तैयार कर ली थी जो अब भी गाजा में जिंदा थे। इनमें सभी पुरुष थे, ज्यादातर जवान सिपाही, फेस्टिवल में गए युवा और कुछ आम नागरिक। यानी हमास के पास अब वही कैदी बचे थे जो रणनीतिक तौर पर उनके लिए काम के थे। महिलाओं से उन्हें जो मीडिया अटेंशन और राजनीतिक रियायतें चाहिए थी वो पहले ही मिल चुकी थी। इसलिए जब अक्टूबर 2025 का अंतिम युद्ध विराम लागू हुआ और हमास ने 20 जिंदा बंदियों को छोड़ा तो उनमें कोई महिला नहीं बची थी, क्योंकि अब छोड़ने के लिए कोई जिंदा महिला बची ही नहीं थी। इस आखिरी अदला बदली में महिलाओं की गैर मौजूदगी अपने आप में दो बातें कहती है। पहली, एक तरफ ये हमास की सोची समझी रणनीति का अंत था और दूसरी तरफ ये उन निर्दोष महिलाओं की याद दिलाता था जो इस संघर्ष में सबसे पहले कुर्बान हो गई। कभी जिनके चेहरे तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर पर लगे पोस्टरों में उम्मीद के प्रतीक बने थे, आज वो सिर्फ एक सिराने वाली याद बन चुके हैं। मानवीय त्रासदी की, राजनीतिक युद्ध की और उस कीमत की जो सबसे मासूमों ने चुकाई। यानी ये कहानी सिर्फ राजनीति या युद्ध की नहीं बल्कि इंसानियत के इस्तेमाल की है। हमास ने महिला बंदियों को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, कभी दबाव बनाने के लिए तो कभी अपनी छवि बचाने के लिए। और यही वजह है कि उनकी गैर मौजूदगी अक्टूबर 2025 की आखिरी रिहाई में एक राजनीतिक बयान भी है और नैतिक अपराध की गवाही भी। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और ये थी इजरायली महिलाओं के उस दर्द की कहानी जो वक्त के साथ धुंधली तो हुई लेकिन सवाल कई छोड़ गए।